एक दिन अचानक आसमान से कार्ड गेम पूरी दुनिया पर छा गया। जब सभी लोग इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, तब मैं हर कार्ड को ट्रेजर की तरह उठाकर जमा कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ही समय बाद ब्लड बॉल रेन आने वाली है। उस समय इंसानों का शिकार करने वाले अनगिनत ब्लड ज़ॉम्बीज उन ब्लड बॉल्स से बाहर निकलेंगे। साथ ही दुनिया का सारा फूड, वाटर और बाकी रिसोर्सेज अपनी ओरिजिनल यूजफुलनेस खो देंगे। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए लोगों को सिर्फ कार्ड से मिलने वाले रिसोर्सेज और स्पेशल टैलेंट स्किल्स पर निर्भर रहना होगा। लेकिन एक रीबॉर्न पर्सन होने के नाते मुझे पता था कि आज रात ठीक 12 बजे कार्ड्स की पहली बारिश होने वाली है। इसलिए मैं तुरंत घर से निकल गया और सारी तैयारी कर ली। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अचानक ऐसा साउंड गूंजा मानो किसी दूसरे प्लेनेट से आ रहा हो। उसके तुरंत बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन यह सामान्य बारिश नहीं थी। पहले आसमान से पानी गिरता था, मगर अब पोकर कार्ड्स के आकार के कार्ड्स बरस रहे थे। पास की वॉकिंग स्ट्रीट के लोग हैरानी से घरों से बाहर निकल आए और कार्ड रेन को देखने लगे, जबकि मैं पागलों की तरह कार्ड्स बटोर रहा था। बिना किसी सिलेक्शन के किसी भी कलर का कार्ड दिखा तो सीधे बैग में भर देता, क्योंकि ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज थे जो अपोकलिप्स में सर्वाइवल रेट को सबसे ज्यादा बढ़ा सकते थे। तभी कार्ड रेन के बीच मुझे एक कार्ड दिखाई दिया जो 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था और धीरे धीरे हवा में तैर रहा था। लेजेंडरी रेनबो कार्ड। मैंने घबराहट में एक गहरी सांस ली और उसकी तरफ दौड़ पड़ा। एक जोरदार डाइव लगाकर मैंने उस रेनबो कार्ड को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। लगभग 1 घंटे बाद कार्ड रेन रुक गई और मैं कुल 13 बैग्स कार्ड से भरने में सफल हो गया। वैन के स्टोरेज स्पेस में भरे हुए माउंटेन बैग्स को देखकर मेरा एक्साइटमेंट छिप नहीं रहा था। इस समय ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलकर कार्ड्स इकट्ठा करने लगे थे। किसी का ध्यान अपनी तरफ न जाए, इसलिए मैं तुरंत ड्राइविंग करके वॉकिंग स्ट्रीट छोड़कर पहले से बुक किए गए होटल की ओर निकल गया। एपोकलिप्स आने के बाद ही इन कार्ड्स की असली पावर सामने आने वाली थी। अब बस सनराइज का इंतजार था। मैं बेड पर लेट गया, लंबी सांस ली और सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे नीला आसमान अचानक काला पड़ गया। हजारों ब्लड बॉल्स आसमान से गिरने लगे और उनमें से खून से लथपथ ह्यूमन शेप्ड मॉन्स्टर्स निकलकर सबसे नजदीकी इंसानों पर टूट पड़े। मैं चुपचाप कर्टन बंद करके खड़ा रहा। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। अपोकलिप्स में 5 साल गुजार चुके सर्वाइवर के लिए यह सीन सिर्फ शुरुआत ही। इसे एपेटाइजर भी नहीं कहा जा सकता था। इसके बाद मैंने 2 रेनबो कार्ड्स निकाले और उनमें से एक को पलट दिया। रंग बिरंगी रोशनी के बीच मुझे कार्ड पर बनी एक मस्कीटो दिखाई दी। टैलेंट सुपर रिकवरी बॉडी। सुपर रिकवरी बॉडी अपने मालिक को ऐसी बॉडी देता है जिसकी इंजरीज बेहद कम समय में खुद ठीक हो जाती हैं। चिढ़, मैंने कार्ड को फाड़ दिया। तुरंत मेरे पूरे शरीर में गर्म एनर्जी फैल गई। ये देखकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बढ़िया। इसके बाद मैंने दूसरा लेजेंडरी कार्ड पलटा। आइटम सेफ हाउस। सेफ हाउस 200 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में बना एक इंडिपेंडेंट हाउस है जिसमें एब्सोल्यूट डिफेंस सिस्टम मौजूद है और यह एच बॉम्ब लेवल अटैक तक झेल सकता है। हालांकि सेफ हाउस की डिफेंस बेहद पावरफुल थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी भी थी, वह मूव नहीं कर सकता था। फिलहाल मेरा किसी एक जगह सेटल्ड होने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने हाउस कार्ड को अपने पास सुरक्षित रख लिया। इसके बाद मैंने 10 गोल्डन कार्ड्स निकाले। कुल मिलाकर इन गोल्डन कार्ड्स की क्वालिटी बहुत हाई थी। चाहे सुपर स्ट्रेंथ हो या हेवी फिस्ट फाइटर, दोनों ही गोल्डन कार्ड्स के T0 लेवल टैलेंट्स थे। तभी अचानक रूम का डोर जोर से टूटकर खुल गया। मैले कुचैले कपड़ों में एक महिला अंदर गिर पड़ी और उसके पीछे 3 ब्लड ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए आ गए। वह यंग वुमन चीखते हुए मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगी। मैं आगे बढ़ा और सिर्फ 3 पंच में उन ब्लड ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। महिला इतनी शॉक थी कि काफी देर तक जमीन पर पड़ी तीनों ब्लड ज़ॉम्बीज की बॉडीज को घूरती रही। फिर उसे होश आया और उसने कहा धन्यवाद। मैं उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। लिन वार्नर। कितना अजीब संयोग है, अपोकलिप्स के पहले ही दिन उससे मुलाकात हो गई। सच कहूं तो उसने मेरी जान बचाई थी। पिछले जीवन में उसी की मदद से मैं मुश्किल से जिंदा रह पाया था। बाद में हमारा कम्युनिटी एरिया ज़ॉम्बी टाइड द्वारा डिस्ट्रॉय हो गया और फिर मैं उससे कभी नहीं मिला। तभी लिन वार्नर ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे जानते हो? बड़ी स्टार हो तुम। मैं तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा? मेरी बात सुनकर उसका टेंशन थोड़ा कम हो गया। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह सब क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर्स आखिर हैं क्या? मैंने उसे संक्षेप में सब समझाया और फिर टॉपिक बदलते हुए माउंटेन बैग्स की तरफ इशारा किया। यहाँ 10-20 हजार कार्ड्स हैं। अगर मैं अकेले इन्हें सॉर्ट करूंगा तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। क्या तुम मेरी टीम ज्वाइन करना चाहोगी? तुम्हारा काम सिर्फ कार्ड्स को कैटेगरी के हिसाब से सॉर्ट करना होगा और बदले में मैं तुम्हारी सेफ्टी और डेली नीड्स की जिम्मेदारी लूंगा। बाहर का एनवायरनमेंट बेहद डेंजरस था और हर तरफ मॉन्स्टर्स घूम रहे थे, जबकि उसके सामने खड़ा यह आदमी साफ तौर पर बहुत कुछ जानता था। उसके साथ रहना निश्चित रूप से ज्यादा सेफ था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। फिर उसने माउंटेन बैग खोलकर सारे कार्ड्स बाहर निकाले और मेरे बताए अनुसार उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में सॉर्ट करने लगी। कुछ देर बाद वह मिनरल वाटर की बोतल हिलाते हुए बुदबुदाई। अजीब है, इतना पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझ रही। वाटर समेत सारे फूड आइटम्स अब बेकार हो चुके हैं। मैंने बेड पर रखे व्हाइट कार्ड्स की तरफ इशारा किया। अब सब कुछ कार्ड से मिलेगा। वाटर कार्ड ढूंढो और उसे फाड़ दो। अगले ही पल उसने एक वाटर कार्ड निकाला और उसे फाड़ दिया। तुरंत उसके हाथ में एक छोटी वाटर बोतल प्रकट हो गई। कितना अमेजिंग है, वह हैरानी से बोली और एक ही सांस में पूरा पानी पीकर फिर कार्ड्स सॉर्ट करने लगी। दोपहर के करीब 12 बजे तक बाहर की सड़क शांत थी। तभी अचानक इंसानों की एक टीम वहां दिखाई दी। उनके पीछे 10 से ज्यादा यंग मेन और वुमेन चल रहे थे और सभी के पास वेपन्स थे। आसपास के ब्लड ज़ॉम्बीज ने जैसे ही इंसानों को देखा, वे गरजते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उस टीम की कॉम्बैट पावर बेहद जबरदस्त थी। दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज उनके करीब पहुंचने से पहले ही टुकड़ों में काट दिए गए। उधर ब्लड ज़ॉम्बीज गिरे ही थे कि इधर विंडो के पास खड़ी लिन वार्नर तमाशा देखते हुए उत्साहित होकर चिल्ला उठी, वाह ये लोग कितने पावरफुल हैं, हम यहाँ हैं, हेल्प। मैं तुरंत भौहें सिकोड़कर उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन अब कुछ करने में देर हो चुकी थी, क्योंकि पूरी टीम की नजर एक साथ हमारी तरफ हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद वह टीम
होटल लॉबी में पहुंच गई। जो वेन बेहद एक्साइटेड होकर बोला, लिन वानर, मैं आपका फैन हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि न्यू सिटी में बिजनेस ट्रिप के दौरान आपसे मुलाकात हो जाएगी। तभी लिन वानर ने शिष्टता से पूछा, नमस्ते, आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? जो वेन ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल ब्लड ज़ोंबीज का शिकार करने और कार्ड्स हासिल करने। उन ब्लड ज़ोंबीज के शरीर में कार्ड्स होते हैं। अगर लक अच्छा रहा और कोई ब्लू स्किल कार्ड मिल गया तो सर्वाइवल चांस काफी बढ़ जाएगा। मिस लिन, क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगी? हम बहुत स्ट्रांग हैं, जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। चलो वापस चलते हैं। मैंने डॉक्टर को इशारा किया और मुड़कर जाने लगा। तभी जो वेन की नजर मुझ पर पड़ी। वह बोला, भाई जरा रुकिए, पता नहीं कल रात आपको कुछ कार्ड्स मिले या नहीं? कार्ड्स तो मिले हैं, कुछ ही हैं। मैंने कपड़ों के अंदर से दर्जन भर सिल्वर कार्ड्स निकाल लिए। यह देखकर सबकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। इतनी सारी सिल्वर कार्ड्स। जो वेन ने लालच भरी नजरों से उन्हें देखा और गला सूखते हुए बोला, लगता है बड़ी मोटी मछली हाथ लगी है। फिर उसका चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में लालच भर गया। तुम अकेले इतने कार्ड्स का क्या करोगे? इन्हें हमें दे दो, हम तुम्हारी तरफ से संभाल कर रखेंगे। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि मैं इन सिल्वर कार्ड्स को अपने पास क्यों रखे हुए हूँ और खुद इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? क्या मतलब है तुम्हारा? जो वेन ने सावधानी से पूछा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, मतलब यह है कि तुम सब मरने वाले हो। हाँ हाँ हाँ, हम इतने लोग हैं। जो वेन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले ही पल वह पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सभी लोग शॉक में रह गए। उनके सामने खड़े इस युवक ने सिर्फ एक पंच में जो वेन का सिर चकनाचूर कर दिया था, जबकि जो वेन के पास सिल्वर टैलेंट भी था और उसे पलटकर जवाब देने का एक मौका तक नहीं मिला। इसके बाद मैंने एक गोल्डन कार्ड निकाली और उसे फाड़ दिया। तुरंत मेरे हाथ में एक डरावनी ब्लैक ब्लेड प्रकट हो गई, जिससे खतरनाक ऑरा निकल रहा था। अब तुम्हारी बारी है। अच्छा मौका है ये देखने का कि मेरी ब्लेड कितनी शार्प है। रुको, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। ब्लैक ब्लेड घुमाते हुए मैं सीधे भीड़ में घुस गया। तुरंत चीख पुकार मच गई। मेरे अटैक शुरू करने से लेकर पूरी टीम के खत्म होने तक कुल 2 मिनट भी नहीं लगे। इस समय लिन वानर जमीन पर बिखरी बॉडीज को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से उल्टियां करने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने से सभ्य दिखने वाला यह आदमी इतना निर्दयी और बेरहम हो सकता है। उल्टी खत्म हो जाए तो बॉडीज की तलाशी लेना मत भूलना। सारे कार्ड्स निकाल कर मेरे पास ले आना। इतना कहकर मैंने ब्लेड म्यान में डाली और बिना पीछे देखे ऊपर चला गया। लगभग 15 मिनट बाद लिन वानर दर्जनों कार्ड्स लेकर वापस आई। उसकी आंखें लाल थीं और वह लगभग रोते हुए बोली, सॉरी, आगे से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ माउंटेन बैग्स में भरे कार्ड्स की तरफ इशारा किया। काम जारी रखो। अगर मैं तुमसे नाराज होता तो तुम्हें भी उनके साथ काट चुका होता। आखिर अपोकलिप्स अभी अभी शुरू हुआ था। हर कोई इतनी जल्दी इसके अनुसार खुद को नहीं ढाल सकता था। इसके बाद अगले कुछ घंटों में कई ह्यूमन टीम्स वहां से गुजरी, लेकिन पिछली घटना से सबक सीख चुकी लिन वानर ने चुप रहना सीख लिया था। शाम ढलते समय दूर से ब्लड ज़ॉम्बीज की डरावनी गर्जनाएं हवा में तैर कर आने लगी। अंधेरा होने वाला है, अब थोड़ा एक्सरसाइज करने का समय आ गया। मैंने बुदबुदाते हुए 5 सिल्वर कार्ड्स उसकी तरफ फेंक दी। ये क्या है? उसने हैरानी से पूछा। बाहर हंटिंग पर जाने से पहले इन 5 कार्ड्स को इस्तेमाल करो। लिन वानर ने एक एक करके सिल्वर कार्ड्स पलटी और पाया कि सभी कार्ड्स सपोर्ट टाइप स्किल्स थी। वह तुरंत समझ गई और बोली, अब समझी मैं कि तुम इतनी देर से सिल्वर कार्ड्स क्यों छांट रहे थे। तुम मुझे एक सपोर्ट टूल पर्सन बनाना चाहते हो। मैं हंस पड़ा। तुम्हें समझ नहीं है, सपोर्ट टाइप लोग सबसे वैल्यूएबल होते हैं। वे अपने साथियों को बड़े बफ्स देते हैं और खुद भी कुछ हद तक सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी दूसरी टीम ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो वे तुम्हें आसानी से नहीं मारेंगे। और अगर तुम्हें टूल पर्सन बनना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए कॉम्बैट टैलेंट्स का सेट तैयार कर देता हूँ, फिर जाकर ब्लड ज़ॉम्बीज से हैंड टू हैंड फाइट करना। यह सुनते ही लिन वानर ने तेजी से सिर हिला दिया। ब्लड ज़ॉम्बीज के सड़े हुए शरीर की बदबू ही उसके लिए काफी थी। उसे हल्की क्लीनलीनेस ऑब्सेशन थी और वह सिर्फ सोचकर ही असहज हो गई। स्किल्स सीखने के बाद उसने व्यवस्थित रखे कार्ड्स की तरफ देखा और पूछा, लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे तो इन कार्ड्स का क्या होगा? मैंने हाथ में पकड़ी गोल्डन कार्ड हिलाई। सारे कार्ड्स व्हीकल में शिफ्ट कर देंगे। इतना कहकर मैंने सारे माउंटेन बैग्स होटल गेट तक पहुंचा दिए। फिर मोटर होम गोल्डन कार्ड फाड़कर आगे फेंक दी। एक चमक के साथ वहां अचानक एक मीडियम साइज लग्जरी मोटर होम प्रकट हो गई। उसके अंदर दिन जैसी रोशनी थी। लिन वानर आराम से बैठकर फिर कार्ड्स सोर्ट करने लगी। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी मानो तो हमारे पास पहले ही इतने कार्ड्स हैं कि 1-2 साल आराम से निकल जाएंगे। अब रिस्क लेने की क्या जरूरत है? किसी सुरक्षित जगह छिपकर रहना ही सबसे अच्छा नहीं होगा? मैंने उंगली हिलाते हुए कहा। अगर आखिर तक छिपे रहे तो रिसोर्सेज खत्म होने के बाद मौत है। अपोकलिप्स में लंबे समय तक जिंदा रहना है तो रिसोर्सेज लूट करने होंगे और खुद को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। तुम्हें पता है मैं रात में ही बाहर क्यों निकलता हूँ? लिन वानर ने सिर हिलाया। रात में ब्लड ज़ॉम्बीज ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं और बेहतर क्वालिटी के कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। इसके अलावा रात में एक नया मॉन्स्टर भी निकलता है। नया मॉन्स्टर? वह क्या है? ये सुनते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। नाइट डीमन। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है और डिफेंस भी बेहद हाई होती है। बस इसकी आंखें नहीं देख सकती, बाकी लगभग हर एट्रीब्यूट मैक्स लेवल पर होता है। नाइट डीमन का डिस्क्रिप्शन सुनते ही लिन वानर का चेहरा पीला पड़ गया। अगर नाइट डीमन इतना खतरनाक है तो हम उसे ढूंढने क्यों जा रहे हैं? हाई रिस्क का मतलब हाई रिवॉर्ड होता है। सबसे खराब स्थिति में भी नाइट डीमन सिल्वर कार्ड ड्रॉ करता है। लक अच्छा रहा तो गोल्डन कार्ड और शायद लेजेंडरी रेनबो कार्ड भी मिल सकती है। लेकिन तुमने खुद कहा था कि वह बहुत पावरफुल है। फुली आर्म्ड टीम्स भी उसे नहीं हरा पाती। नाइट डीमन पावरफुल है लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। हम पहुंचने वाले हैं। तुम व्हीकल के अंदर रहना और बफ ऑरा चालू रखना। इस समय रेजिडेंशियल एरिया में कुछ लाइट्स जल रही थी। खुले मैदान में दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे और ज़ॉम्बी ग्रू के बीच एक विशाल मॉन्स्टर लेटा हुआ था। उसकी हाइट कम से कम 2 से 3 मीटर थी और वेट 500 पाउंड से ज्यादा। लिन वानर ने मुंह ढक लिया। उसकी आंखें शॉक से फैल गईं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान
इंसान ऐसे मॉन्स्टर का सामना कैसे कर सकते हैं। तभी मैंने व्हीकल की लाइट्स बंद कर दी, की निकाली और ब्लैक ब्लेड लेकर नीचे उतर गया। नाइट डीमन से निपटने के मेरे पास कई तरीके थे। सबसे आसान तरीका फॉरेस्ट वुल्फ स्नाइपर राइफल से दूर से हेडशॉट करना था, लेकिन मैं अपनी असली कॉम्बैट स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्लोज कॉम्बैट किल का रिवॉर्ड लॉन्ग रेंज किल से कहीं बेहतर मिलता था। यह बात पिछले जीवन में कई टेस्ट के बाद साबित हुई थी। जब हमारे बीच लगभग 20 मीटर का फासला बचा था, तब ब्लड ज़ॉम्बीज ने मेरी गंध महसूस कर ली। वे अपनी ह्यूमन फीस छोड़कर गरजते हुए मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैंने शांत भाव से ब्लेड घुमाई। एक स्लैश में कई ब्लड ज़ॉम्बीज कट गए। अगला अटैक हुआ और 5 और ब्लड ज़ॉम्बीज मारे गए। 20 से ज्यादा ब्लड ज़ॉम्बीज मेरे कपड़ों को छू भी नहीं पाए और सभी खत्म हो गए। नाइट डीमन ने धीरे धीरे अपना विशाल शरीर घुमाकर मेरी तरफ देखा। ब्लड ज़ॉम्बीज के मुकाबले उसमें कुछ इंटेलिजेंस भी थी। उसकी इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी कि सामने खड़ा इंसान बेहद खतरनाक है। मैंने ब्लेड से खून झटक दिया और आगे बढ़ा। उसी समय नाइट डीमन भी हरकत में आया। वह 7-8 मीटर ऊंची छलांग लगाकर मेरी तरफ झपटा। उसके 2 फुट लंबे शार्क क्लॉज हवा चीरते हुए मेरी तरफ आए। मैंने तेजी से स्लाइड किया और उसके शरीर के नीचे घुस गया। फिर ब्लैक ब्लेड को पूरी ताकत से ऊपर की तरफ घोंप दिया। बिना किसी सस्पेंस के ब्लेड उसके शरीर को आर पार चीरती हुई निकल गई। नाइट डीमन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह अभी मरा नहीं था। वह दर्द से तड़पते हुए जमीन पर बुरी तरह छटपटाने लगा। मैं तुरंत आगे बढ़ा और नाइट डीमन को फाइनल ब्लो देकर पूरी तरह खत्म कर दिया। जल्द ही इस छोटी बैटल का लूट सामने आ गया। व्हाइट कार्ड्स 9, ग्रीन कार्ड्स 4, ब्लू कार्ड्स 2 और सिल्वर कार्ड्स 3। सच कहूं तो लूट काफी पुअर था। मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन अभी सिर्फ शाम के 7 बजे थे और पूरी रात अभी बाकी थी। इसके बाद मैं व्हीकल चलाकर आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। लिन वार्नर समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है। वह जल्दी से आगे आई। विंडो से बाहर देखते ही उसने ऐसा सीन देखा जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। लगभग 200 मीटर दूर एक 5-6 मीटर ऊंचा विशाल ब्लड रेड हार्ट लगातार धड़क रहा था। उसके चारों तरफ 100 से ज्यादा ब्लड ज़ॉम्बीज बिना किसी डायरेक्शन के इधर उधर घूम रहे थे। लिन वार्नर ने घबराकर अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में फियर और शॉक साफ दिखाई दे रहे थे। ये क्या है? ब्लड नेस्ट। मेरी बात सुनकर लिन वार्नर कुछ पल के लिए जड़ हो गई और उसके चेहरे पर चिंता छा गई। क्या तुम उस चीज से लड़ने का इरादा रखते हो? इतनी जल्दी किस बात की? मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गया और दूर से उस विशाल ब्लड नेस्ट को ध्यान से देखने लगा। असल में मेरी ओरिजिनल प्लान ये थी कि मैं सीधे ईस्ट डायरेक्शन में ड्राइव करके पड़ोसी सी सिटी जाऊं और वहां अपने एक पुराने फ्रेंड को ढूंढूं। लेकिन प्लान्स हमेशा रियलिटी के अनुसार नहीं चलते। इस क्रॉस रोड पर अचानक यह इवॉल्विंग जायंट ब्लड नेस्ट दिखाई दे गया। ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़कर जाना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि इवॉल्व्ड ब्लड नेस्ट से मिलने वाले रिवॉर्ड्स और ड्रॉप रेट सामान्य ब्लड नेस्ट या नाइट डीमन से 10 गुना से भी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन फिलहाल एक ही प्रॉब्लम थी। मुझे नहीं पता था कि ब्लड नेस्ट को एवोल्यूशन पूरी करने में कितना टाइम लगेगा। समय धीरे धीरे गुजरता गया। देखते ही देखते कई घंटे बीत गए। तभी अचानक वे ब्लड ज़ॉम्बीज जो अब तक सुस्त और बेपरवाह घूम रहे थे, जैसे किसी चीज को महसूस कर बैठे, वे सभी एक साथ क्रॉस रोड के दाईं तरफ मुड़े और जोर जोर से गरजते हुए वहां की ओर दौड़ पड़े। अगले ही पल लगातार गनफायर की आवाजें गूंज उठी। गोलियों की बौछार में ब्लड ज़ॉम्बी ग्रुप ऐसे फटने लगा मानो पुराने कपड़े के टुकड़े हवा में उड़ रहे हों। मैंने मिलिट्री बिनोक्यूलर्स निकाली और ध्यान से देखने लगा। लेंस के अंदर एक ह्यूमन टीम दिखाई दी। वे सभी ब्लू कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए थे और उनके हाथों में गन्स थी। तभी लिन वार्नर ने धीरे से पूछा, क्या ब्लड नेस्ट अब उनसे छिन जाएगा? मैंने बिनोक्यूलर्स नीचे रखी और सिर हिलाया। इतना आसान नहीं है। इंसानों की मौजूदा स्ट्रेंथ के हिसाब से हाई लेवल ब्लड नेस्ट को डैमेज पहुंचाना बहुत मुश्किल है, खासकर यह वाला जो साफ दिखाई दे रहा है कि जल्द ही ब्लैक हार्ट में इवॉल्व होने वाला है। अगर उन्होंने बिना सोचे समझे अटैक किया तो उनकी मौत बेहद बुरी होगी। इस समय क्रॉस रोड पर टीम का लीडर वांग फंग था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी डेथ करीब आ चुकी है। वह आराम से राइफल कंधे पर रखे ब्लड नेस्ट के सामने पहुंचा और हंसते हुए बोला, वाह, इतना बड़ा ब्लड नेस्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर इसे मार दिया तो ढेर सारे अच्छे कार्ड्स मिलेंगे। फीमेल टीम मेंबर ली यान ने तुरंत याद दिलाया, ब्रदर वांग, हमारे पास एमो कार्ड्स ज्यादा नहीं बचे हैं। क्या सच में हम उन्हें इस ब्लड नेस्ट पर वेस्ट करेंगे? बुलेट्स को बचाकर इस्तेमाल करना चाहिए। वांग फंग मुस्कुराया और बोला, बुलेट्स नहीं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इतना कहकर उसने पॉकेट से कई ग्रीन कार्ड्स निकाले। कार्ड्स देखते ही बाकी टीम मेंबर्स की आंखें चमक उठी। इसी समय लिन वार्नर ने अपनी बड़ी आंखें झकाई और पूछा, क्या ये लोग मोलोटॉव कॉकटेल्स से ब्लड नेस्ट को जला सकते हैं? मैंने जवाब दिया, नॉर्मल ब्लड नेस्ट के खिलाफ बड़ी संख्या में मोलोटॉव कॉकटेल्स काम कर सकती हैं, लेकिन इस तरह के इवॉल्विंग ब्लड नेस्ट के खिलाफ नहीं। मोलोटॉव तो छोड़ो, एक्सप्लोसिव्स और डेटोनेटर्स का इफेक्ट भी काफी कम हो जाएगा। ये लोग सब यहीं खत्म हो जाएंगे। उधर वांग फंग और उसकी टीम ने ब्लड नेस्ट के चारों तरफ सैकड़ों मोलोटॉव कॉकटेल्स रख दिए। फिर वे कुछ दूरी पर पीछे हट गए और एक बॉटल पर गन फायर कर दी। जोरदार एक्सप्लोजन हुआ और एक विशाल फायरबॉल बनकर पूरे ब्लड नेस्ट को निगल गया। तभी एक टीम मेंबर ने अचानक कुछ अजीब देखा और चिल्लाया, ब्रदर वांग, देखो, मोलोटॉव्स का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी आउटर शेल जली है। वांग फंग ने ध्यान से देखा। सचमुच ब्लड नेस्ट की सिर्फ बाहरी लेयर काली हुई थी। इसके अलावा उसे कोई बड़ा डैमेज नहीं पहुंचा था। ये चीज इतनी टफ कैसे हो सकती है? अगले ही पल लियान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ में पकड़े डिटेक्शन डिवाइस को देखा और चीख उठी, बुरा हो गया, बहुत सारे ब्लड ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, हम गिर चुके हैं। उसकी बात खत्म होते ही शांत क्रॉस रोड की चारों दिशाओं से हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज निकल आए। वे लड़खड़ाते हुए टीम को चारों तरफ से घेरने लगे। ब्लड नेस्ट की चीख सुनकर आए ये ब्लड ज़ॉम्बीज ऐसे लग रहे थे जैसे किसी राजा को बचाने दौड़ती हुई सेना हो। वे पागलों की तरह टीम पर टूट पड़े। फायर! वांग फंग ने आदेश दिया। पूरी टीम ने बैक टू बैक पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू कर दी। बुलेट्स की बारिश से ब्लड ज़ॉम्बीज झुंड के झुंड गिरने लगे। तभी एक दर्दनाक चीख
चीख सुनाई दी। एक मेल टीम मेंबर मैगजीन बदल रहा था कि अचानक एक ब्लड ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया और सीधे ज़ॉम्बी हॉर्ड के अंदर घसीट ले गया। कुछ ही सेकंड्स में उसे टुकड़ों में नोच डाला गया। बाकी 6 लोगों के चेहरे डर से बदल गए। मेरे पीछे आओ। वंग फंग ने डायरेक्शन चुनी और तुरंत एक सिल्वर कार्ड फाड़ दी। उसके हाथ में सैमुराई सोर्ड आ गई। वह पूरी ताकत से ज़ॉम्बी हॉर्ड पर टूट पड़ा। एक ही स्लैश में 7-8 ब्लड ज़ॉम्बीज कट गए। इस तरह 6 लोगों की टीम वंग फंग को सेंटर बनाकर ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच से खून की राह बनाते हुए आगे बढ़ने लगी। ये सब मैं शुरू से अंत तक देख रहा था और मुझे हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी। क्रॉस रोड पर 4 डायरेक्शंस थी। इन्हें कहीं भी भागना था, लेकिन पता नहीं क्यों सीधे मेरी तरफ ही आ गए। लगता है उन्होंने हमें देख लिया है, लिन वानर ने चिंता से कहा। मैं बिल्कुल शांत रहा और बस इतना बोला, सारे कार्ड्स छिपा दो, गेस्ट्स आने वाले हैं। एस्केप के दौरान वंग फेंग और उसकी टीम ने नेचुरली उस मजबूत मोटर होम को देख लिया था। उनकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। जल्दी दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। मैंने लिन वानर को डोर खोलने का इशारा किया। जैसे ही 6 लोग हाँफते हुए मोटर होम के अंदर घुसे, मैंने डोर बंद किया और एक्सेलरेटर दबा दिया। मोटर होम बुलडोजर की तरह आगे बढ़ी और सामने मौजूद दर्जनों ब्लड ज़ॉम्बीज को उड़ा दिया। फिर हम दूसरी डायरेक्शन में निकल गए। हा हा हा, वंग फंग जोर जोर से हंसने लगा। वह अपनी जान बचने पर बेहद खुश था। फिर उसने व्हीकल का इंटीरियर देखा और घबराई हुई लिन वानर पर नजर डाली। अचानक वह चौंक गया। तुम लिन वानर हो? लिन वानर ने सिर हिलाया। हाँ, वांग फंग उत्साहित होकर बोला। यकीन नहीं होता कि अपोकलिप्स में भी किसी लाइव सेलिब्रिटी से मुलाकात हो जाएगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, फ्रेंड, तुम्हारी लक काफी अच्छी है। इतनी शानदार मोटर होम मिली है, कम से कम गोल्ड ईयर की होगी। बहुत बढ़िया, हमारी जान बचाने के लिए थैंक्स। लेकिन अगर एक अच्छा काम कर ही दिया है तो पूरा कर दो। ये मोटर होम भी हमें दे दो, तुम्हारे हाथ में इसका कोई फायदा नहीं। तभी लिन वानर गुस्से से बोली, तुम लोग इतने शेमलेस कैसे हो सकते हो? हमने तुम्हारी जान बचाई और तुम बदले में यही कर रहे हो। वांग फंग हंस पड़ा। ये वर्ल्ड अपोकलिप्स में बदल चुका है। यहाँ कौन ग्रेटिट्यूड और रिवेंज की बातें करता है? इतने इनोसेंट मत बनो। तुमने हमारी हेल्प की है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बस व्हीकल छोड़कर नीचे उतर जाओ। मैं मुस्कुराया। सब कुछ बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो रहा था। तुम लोग तो काफी काइंड निकले। वांग फंग ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या कहा? लेकिन उसके सवाल पूरा होने से पहले ही मिलिट्री डैगर उसकी गर्दन काट चुकी थी। वांग फंग की आंखें फैल गईं। उसका शरीर कंट्रोल खो बैठा और वह सीट से नीचे गिर पड़ा। अगले ही पल मैंने उसके हाथ से पिस्टल छीनी और बेहद प्रैक्टिस किए हुए अंदाज में सेफ्टी हटाकर ट्रिगर दबा दिया। 10 सेकंड से भी कम समय में व्हीकल के अंदर पूरी शांति छा गई। इसके बाद मैंने मोटर होम वापस उसी जगह मोड़ दी जहां ब्लड नेस्ट मौजूद था। सामने का सीन देखकर कोई भी कांप उठा। पूरे इलाके में हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज का समुद्र उमड़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली। लगता है फिर से रिसोर्सेज खर्च करने पड़ेंगे। आखिर इतने सारे ब्लड ज़ॉम्बीज को सिर्फ पर्सनल स्ट्रेंथ के भरोसे साफ करना नामुमकिन था। जब तक कई दर्जन लोगों की टीम न हो, उन्हें खत्म करना आसान नहीं था। सबसे पहले मैंने ड्रोन का इस्तेमाल किया और ऊपर से ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरे ड्रोन की मदद से मोलोटोव कॉकटेल्स को हवा के रास्ते ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच पहुंचाया। अगले ही पल जैसे ही मोलोटोव कॉकटेल्स फटे, नीचे का पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया। हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज एक ही बार में जलकर खत्म हो गए। इसके बाद मैंने मोटर होम के अंदर मौजूद सभी डेड बॉडीज बाहर निकाली और एक एक करके ब्लड नेस्ट के पास फेंक दी। लगभग 5 मिनट बाद जमीन फटने लगी और कई टेंटिकल्स बाहर निकल आए। वे 6 बॉडीज और एक हेड से चिपक गए। वे ब्लड नेस्ट की रूट्स थी। ब्लड नेस्ट इंसानी फ्लैश और ब्लड को अब्सॉर्ब करके एवोल्यूशन या ग्रोथ करता था। जब उसने सभी बॉडीज अब्सॉर्ब कर ली तो विशाल ब्लड नेस्ट अचानक जोर से कांप उठा। उसके अंदर से एक ऐसी अजीब ऑरा निकलने लगी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। एवोल्यूशन शुरू हो गई है। मेरा दिल एक्साइटमेंट से उछल रहा था, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह शांति बनी हुई थी। तभी लिन वानर ने उत्सुकता से पूछा, एवोल्यूशन के बाद तो यह और भी पावरफुल हो जाएगा, है ना? मैंने सिर हिलाया। एवोल्यूशन के बाद ब्लड नेस्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसे मॉन्स्टर कहना भी कम होगा। फिलहाल पूरी दुनिया में कोई भी अकेला इंसान ब्लैक हार्ट को सोलो फाइट में नहीं हरा सकता, लेकिन एवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान ब्लड नेस्ट अपनी सारी एनर्जी कोर में खींच लेता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो सके। दूसरे शब्दों में कहूं तो यही उसका सबसे वीक मोमेंट होता है। इस समय उसकी डिफेंस सामान्य ब्लड नेस्ट से ज्यादा नहीं होती और उसे मारना सबसे आसान होता है। इसके बाद मैं ब्लैक ब्लेड लेकर सीधे ब्लड नेस्ट की तरफ बढ़ गया। ब्लेड ने उसकी आउटर शेल को ऐसे काट दिया जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटा है। ब्लड नेस्ट का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह दिखाई देने लगा। ऊपर से नीचे तक सैकड़ों स्ट्रेंज फ्लैश पॉड्स बेतरतीब तरीके से लगे हुए थे। मैं उसके अंदर गहराई तक पहुंचा और जल्द ही मुझे वह हार्ट मिल गया जो हवा में तैर रहा था और धीरे धीरे अपना कलर बदल रहा था। जैसे ही हार्ट पूरी तरह ब्लैक कलर में बदल गया, मैंने बिना एक पल गंवाए ब्लेड चलाई और ब्लैक हार्ट को काटकर अलग कर दिया। फिर मैं तुरंत मुड़ा और तेजी से मोटर होम की तरफ भाग गया। व्हीकल के अंदर लिन वानर की आंखों में क्यूरियोसिटी भरी हुई थी। क्या यही ब्लैक हार्ट है? मैंने सिर हिलाया और ब्लैक हार्ट को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, यह ब्लैक हार्ट है, अपोकलिप्स के शुरुआती दौर का सबसे प्रेशियस रिसोर्स। जैसे ही मैंने ब्लेड से उसे 2 हिस्सों में बांटा, ब्लैक हार्ट तुरंत राख बनकर बिखर गया। लेकिन जहां वह रखा था वहां कार्ड्स का एक बड़ा स्टैक दिखाई दिया। कुल मिलाकर वहां दर्जन भर से ज्यादा कार्ड्स थी। मैंने उत्साह में अपने हाथ रगड़े और कार्ड्स को एक एक करके देखने लगा। उनमें 2 रेनबो कार्ड्स थी और 6 गोल्डन कार्ड्स। बाकी कार्ड्स भी कम वैल्यूएबल नहीं थी। 6 गोल्डन कार्ड्स में से फूड कार्ड और बायोलॉजिस्ट टैलेंट फिलहाल मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन बाकी 4 गोल्डन कार्ड्स असली T0 लेवल टैलेंट थी। इसके बाद मैंने पहली रेनबो कार्ड पलटी। उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गई। टैलेंट स्पिरिट कंट्रोल आर्ट। ये टैलेंट अपने ओनर को स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। रिक्वायरमेंट 8 मेरिडियंस अनलॉक होना जरूरी। ये रेनबो कार्ड्स में भी गॉड ईयर टैलेंट थी, लेकिन कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट थी, इसलिए अभी इसे सीखना संभव नहीं था। मैंने स्पिरिट कंट्रोल आर्ट को संभाल कर रख दिया और दूसरी रेनबो कार्ड उठाई। जैसे ही मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा, मैं खुद को हंसने से
रोक नहीं पाया। इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। जब तक इसमें पावर है तब तक यूजर आसानी से नहीं मरेगा। पिछले जीवन में मैंने किसी को यह ब्रेसलेट इस्तेमाल करते देखा था। इसे चार्ज करने के लिए सिल्वर बैटरी कार्ड्स की जरूरत पड़ती थी। फुल चार्ज होने के बाद यह 3 फेटल अटैक्स तक ब्लॉक कर सकता था। इसका मैकेनिज्म सीधा था। एनिमी का अटैक ब्रेसलेट के शील्ड द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता था। बेशक इसकी भी लिमिट थी। अगर अटैक उसकी डिफेंस कैपेसिटी से ज्यादा पावरफुल हो तो शील्ड फेल हो जाता था, लेकिन सामान्य स्थिति में यह एक पैसिव सुपर शील्ड जैसा था। मैंने तुरंत ब्रेसलेट निकालकर अपनी रिस्ट पर पहन लिया। फिर टैक्टिकल वेस्ट से 3 सिल्वर बैटरी कार्ड्स निकाली। जैसे ही ब्रेसलेट की 3 ग्रीन एनर्जी बार्स फुल हुई, मुझे जबरदस्त सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हुआ। कुछ सोचकर मैंने पिस्टल लिन वानर की तरफ बढ़ाई, फिर अपनी फॉरहेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझ पर फायर करो। लिन वानर शॉक में पड़ गई। क्या? चिंता मत करो, मैं सिर्फ ब्रेसलेट की डिफेंस टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपनी जान के साथ गेम नहीं खेल रहा। शूट करो। मेरे बार बार कहने पर उसने दांत भींचे और ट्रिगर दबा दिया। बैंग! बुलेट मेरी फॉरहेड के पास पहुंचते ही एक ट्रांसपेरेंट शील्ड में समा गई और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैंने ब्रेसलेट की तरफ देखा। जैसा उम्मीद थी, उसकी एक एनर्जी बार कम हो चुकी थी। इस समय लिन वानर के चेहरे पर सिर्फ शॉक नहीं था, बल्कि पेन भी साफ दिखाई दे रहा था। कारण जानने पर मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। असल में पिस्टल की रिकॉइल इतनी स्ट्रांग थी कि उसके रिस्ट जॉइंट में चोट लग गई थी। सच में तुम बहुत फ्रेजाइल हो। मैंने उसे सहारा देकर डाइनिंग एरिया में बैठाया और उसकी रिस्ट वापस सही पोजीशन में सेट कर दी। लगा है फायर आर्म्स तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, तुम्हें क्रॉसबो इस्तेमाल करना चाहिए। लिन वानर ने अपनी रिस्ट हल्के से मलते हुए कहा, जब मैं शूटिंग कर रही थी तब एक बार मैकेनिकल बो की ट्रेनिंग ली थी। क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिर्फ एक नहीं, काफी सारे हैं। फिर मैंने सिल्वर कार्ड्स निकाली। कुल 6 सिल्वर मैकेनिकल क्रॉसबोज थी। उनकी फंक्शंस और पावर बिल्कुल सेम थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हर क्रॉसबो की कलर कोटिंग अलग अलग थी। अच्छा। लिन वानर ने बेहद स्किल्ड तरीके से मैकेनिकल क्रॉसबो उठाया, बो स्ट्रिंग खींची और एरो सेट किया। सिर्फ स्विश की आवाज आई और एरो एक लाइट स्ट्रीम की तरह उड़ता हुआ गया। वह इतनी एक्यूरेसी से टारगेट पर लगा कि इलेक्ट्रिक पोल से लगभग 3 मीटर दूर पड़े डस्टबिन में जाकर धंस गया। कमाल है, मैंने थम्स अप दिखाया। मेरी तारीफ सुनकर लिन वानर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बहुत समय से प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे एक बार और ट्राई करने दो। मैंने तुरंत रोक दिया, अभी नहीं, पहले ये कार्ड्स इस्तेमाल करो फिर प्रैक्टिस करना। मैंने पहले से अलग रखी हुई कुछ सिल्वर कार्ड्स उसकी तरफ बढ़ाई। उनमें टैलेंट, अटैक स्पीड मास्टरी, टैलेंट, प्रिसीजन, टैलेंट, लॉन्ग रेंज शूटिंग और स्किल मास्टर आर्चर शामिल थे। लिन वानर अविश्वास से मुझे देखने लगी। ये सारी कार्ड्स मेरे लिए हैं। मैंने सिर हिलाया। हाँ, आगे मिलने वाले मॉन्स्टर्स लगातार स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। मुझे एक रिलायबल टीममेट चाहिए। ये सुनते ही उसके गाल और लाल हो गए। वह अच्छी तरह जानती थी कि पिछले 2 दिनों में उसने आखिर किया ही क्या था। पहला काम कार्ड सॉर्ट करना, दूसरा काम कार्ड सॉर्ट करना, तीसरा काम फिर से कार्ड सॉर्ट करना। लेकिन ये सोचकर कि अब वह मेरे साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट कर सकेगी, उसके दिल में खुशी भर गई। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। इसके बाद सिल्वर टैलेंट्स के बफ मिलने के कारण उसकी एक्यूरेसी और एरो पावर कई गुना बढ़ गई। स्टैटिक टारगेट पर उसका हिट रेट सीधे 95% तक पहुंच गया, जबकि मूविंग टारगेट पर भी 77% था। अफसोस सिर्फ इतना था कि आसपास के सारे ब्लड ज़ॉम्बीज पहले ही साफ हो चुके थे, वरना मैं उसकी रियल कॉम्बैट परफॉर्मेंस देखना चाहता था। इस शानदार दिन की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक सिल्वर फूड कार्ड फाड़ दी। तुरंत सिचुआन हॉट फीस्ट तैयार हो गई। टेबल पर प्रीमियम बीफ, मटन और तरह तरह की फ्रेश वेजिटेबल्स सज गई। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा डिशेस मौजूद थी। वाह, ये तो बहुत लग्जूरियस है, लेकिन इतना खाऊंगी तो मोटी तो नहीं हो जाऊंगी। मैंने सिर पकड़ लिया। ये कैसी बात हुई? बाकी लोग इस एपोकलिप्स में भूखे मरने की चिंता कर रहे हैं और तुम्हें वेट गेन की चिंता हो रही है। तभी ठक 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 की आवाज आई। जब हम दोनों हॉट पॉट का मजा ले रहे थे तभी मोटर होम का डोर जोर जोर से नॉक किया जाने लगा। मैंने ड्राइविंग रिकॉर्डर स्क्रीन पर नजर डाली। पहले मुझे लगा कोई ब्लड ज़ॉम्बी होगा, लेकिन बाहर एक मिडिल एज कपल खड़ा था और वुमन की गोद में 3-4 साल का छोटा बच्चा था। वुमन रोते हुए बोली, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें 2 दिन से पानी नहीं मिला है, थोड़ा वाटर और फूड दे दीजिए। मैं कुछ पल सोचता रहा, फिर डोर खोल दिया। लिन वानर, कुछ वाटर कार्ड्स और फूड कार्ड्स लेकर आओ। वह जल्दी से कैबिनेट तक गई और कुछ कार्ड्स निकालकर कपल को दे दिए। मिडिल एज कपल भावुक होकर मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। थैंक यू। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। रात में बाहर सेफ नहीं है, वापस घर जाओ। इतना कहकर मैं डोर बंद करने ही वाला था कि मिडिल एज मैन अचानक बोला, रुकिए 1 मिनट। मैंने बिना किसी नरमी के जवाब दिया, अगर तुम लोग व्हीकल में चढ़ने की परमिशन मांगने वाले हो तो मैं अभी साफ बता देता हूँ कि यह इम्पॉसिबल है। आदमी थोड़ा झेप गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने हमें वाटर और फूड दिया, हम पहले ही बहुत थैंकफुल हैं। हम ऐसा सोच भी नहीं सके, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ 3 साल का है, बाहर बहुत डेंजर है। क्या आप? मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, इस बारे में सोचना भी मत, अभी मेरा मूड अच्छा है, इसलिए चुपचाप चले जाओ। इतना कहकर मैंने सीधे डोर बंद कर दिया। लिन वानर ने कुछ नहीं कहा, वह बस लगातार मुझे देखती रही। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ उग आया है क्या? उसने सिर हिलाया। नहीं, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि तुम उन्हें कार्ड्स दोगे। मैंने शांत स्वर में कहा, वह 3 लोगों का परिवार शायद अपोकलिप्स के सेकंड फेज तक भी जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए मैंने उन्हें सीरियस सर्वाइवर की तरह देखा ही नहीं। मेरे लिए वे सड़क पर घूमने वाली स्ट्रे कैट्स और डॉग्स जैसे हैं। वैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थी, थोड़ा दे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद हम आराम से खाकर बैठे रहे। मैंने मिलिट्री बिनोकुलर्स उठाई और स्काई में मौजूद मॉन्स्टर्स को देखने लगा। मेरा अंदाजा था कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और दूसरी कार्ड रेंज शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने तय किया कि आज रात कोई एक्शन नहीं करूंगा और पूरा रेस्ट लेकर एनर्जी रिकवर करूंगा। अगले दिन सुबह 7:30 बजे बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन के अनुसार दूसरी कार्ड रेंज शुरू हो गई। हालांकि इसका स्केल पहली रेंज से काफी छोटा था, लेकिन सर्वाइवर्स के लिए यह फिर भी होप लेकर आई थी। आसपास के रेजिडेंट्स खुशी से चिल्लाते हुए कार्ड्स इकट्ठा करने बाहर निकल आए। थोड़ी देर बाद कार्ड रेन खत्म हो गई। ये पूरी रेन 1 घंटे से भी कम चली। इस बार मेरा लक ज्यादा अच्छा नहीं रहा। मुझे सिर्फ कुछ रिसोर्स टाइप गोल्डन कार्ड्स मिली, जबकि
जबकि बाकी सभी ब्लू और ग्रीन कार्ड्स थी। इसलिए मैंने सोचा कि रेजिडेंशियल एरिया में जाकर देखता हूँ, शायद कोई हाई क्वालिटी कार्ड एक्सचेंज करने को मिल जाए। लेकिन रेजिडेंट्स के लिए इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज फूड और वाटर थी। इसके बाद मैंने फूड और वाटर से भरा एक बैग तैयार किया और उसे अपनी पीठ पर टांग लिया। फिर मैंने लिन वार्नर की तरफ देकर कहा, व्हीकल के अंदर ही रहना, कोई भी डोर नॉक करे मत खोलना, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। लिन वार्नर ने गंभीरता से सिर हिलाया, तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं तुरंत व्हीकल से नीचे उतरा और एक गोल्डन कार्ड फाड़ दी। कार्ड को आगे फेंकते ही खाली ग्राउंड पर एक रेड गोस्ट फायर मोटरसाइकिल प्रकट हो गई। मोटर होम के बाद यह मेरी दूसरी गोल्डन व्हीकल कार्ड थी। इस मोटरसाइकिल का डिस्क्रिप्शन काफी फनी था। गोस्ट फायर मुसीबत में हो तो 8 दिशाओं से लोग सिर्फ लाइक करते हैं। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं गोस्ट फायर मोटरसाइकिल पर बैठा और तेजी से आगे निकल गया। कुछ देर बाद मैं रेजिडेंशियल गार्डन पहुंचा। गार्डन पूरी तरह खाली था, वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि कॉलोनी के सारे रेजिडेंट्स अपने अपने फ्लैट्स में छिपे हुए थे और इस समय दर्जनों आंखें खिड़कियों के पीछे से मुझे चुपचाप देख रही थीं। मैं तुम लोगों के लिए कोई थ्रेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रेड करने आया हूँ। मेरे पास फूड कार्ड्स और वाटर कार्ड्स की बड़ी क्वांटिटी है। मैं इन्हें फूड के अलावा किसी भी ग्रीन कार्ड या ब्लू कार्ड के बदले एक्सचेंज करना चाहता हूँ। अगर किसी के पास सिल्वर कार्ड या गोल्डन कार्ड है तो मैं और भी अच्छा रेट देने को तैयार हूँ। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए मैंने खुद बैग खोला और अंदर भरी रिसोर्स वाइट कार्ड्स बाहर निकालकर सबको दिखा दी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मैं यहाँ ज्यादा देर रुकने वाला भी नहीं हूँ। कुछ देर तक आवाज लगाने के बाद अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर से लोग सावधानी से बाहर निकलने लगे। जल्द ही मैंने 1000 से ज्यादा रिसोर्स वाइट कार्ड्स के बदले 300 से ज्यादा ब्लू और ग्रीन कार्ड्स हासिल कर ली, जिनकी यूजफुलनेस ज्यादा नहीं थी। जब एक्सचेंज लगभग खत्म हो गया तो मैं वापस जाने की तैयारी करने लगा। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, रेनबो कार्ड, तुम इसे कैसे एक्सचेंज करोगे, कैसे एक्सचेंज करोगे? ये सुनते ही मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सामने वही आदमी खड़ा था जो पिछली रात मुझसे फूड मांगने आया था, वांग गुई। मैंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, तुम्हारे पास रेनबो कार्ड है? कार्ड का नाम क्या है? वांग गुई ने धीमी आवाज में कहा, स्पेस रिंग। ये सुनते ही मैंने गहरी सांस खींची। स्पेस रिंग, ये एक एब्सोल्यूट स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट थी। क्या तुम मेरी व्हीकल में चलकर आराम से बात करना चाहोगे? मुझे लगा वह मना कर देगा, लेकिन उसने बस एक छोटी सी हूं की आवाज निकाली और सीधे मेरी गोस्ट फायर मोटरसाइकिल पर बैठ गया। अगले ही पल उसने भूत जैसी शांत आवाज में कहा, कार्ड मैंने कहीं छिपा दी है, अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुरा दिया। मोटर होम के अंदर पहुंचने के बाद मैंने लिन वार्नर से कहा कि वांग गुई को एक कप कॉफी और करी बीफ राइस दे दे। वांग गुई ने बिना कोई फॉर्मेलिटी दिखाए खाना पकड़ लिया और भूखे जानवर की तरह खाने लगा। मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसके पूरा खाने का इंतजार किया और फिर बोला, अब ट्रेड की बात कर सकते हैं, तुम बदले में क्या चाहते हो? वांग गुई ने आंखें पोंछी और बोला, मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए, मुझे बस तुमसे 3 लोगों को मारना है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। कुछ तो गड़बड़ थी। क्या हुआ? वांग गुई की आंखें खाली थी। मेरी वाइफ मर गई, मेरा बेटा भी मर गया। ये सुनते ही लिन वार्नर शॉक में पड़ गई। क्या कल रात तो वे ठीक थे, अचानक ऐसा कैसे हो गया? वांग गुई की आवाज कांप उठी। मेरी वाइफ और बेटे को मारने वाले हु दाजून, वंग जिचेंग और जो यून हैं। उन्होंने बारी बारी से मेरी वाइफ को टॉर्चर किया और मेरे बेटे का गला घोंट दिया। अगले ही पल वांग गुई अचानक बेकाबू हो गया। उसने टेबल पर मुट्ठी दे मारी और चिल्लाया, मैं उन्हें मरते हुए देखना चाहता हूँ, बस उन्हें मार दो, रेनबो कार्ड तुम्हारी होगी, प्लीज मेरी मदद करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास यह करने की पावर है। मैंने कुछ देर तक उस आदमी को देखा जो दर्द और ग्रीफ से टूट चुका था। फिर शांत स्वर में बोला, मैं तुम्हारी डील एक्सेप्ट करता हूँ और एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी दूंगा। अगर सिचुएशन ने अलाउ किया तो तुम्हें खुद रिवेंज लेने का मौका मिलेगा। इसके बाद मैंने अपनी वॉच देखी, ब्लैक ब्लेड उठाई और खड़ा हो गया। मेरे साथ चलो। 5 मिनट बाद मैं वांग गुई को लेकर फिर उसी रेजिडेंशियल एरिया में पहुंच गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि वे लोग कहाँ रहते हैं, तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर कांप रहा था। वो वही है, सामने वही लोग हैं। मैंने नजर उठाई, सामने से 3 यंग मैन हमारी तरफ आ रहे थे। तभी हुदाजुन मुस्कुराया, अरे वांग गुई वापस आ गया। वांग गुई की आंखें खून की तरह लाल थीं। तुम लोगों ने मेरी वाइफ और बेटे को मारा है, इनकार मत करना, किसी ने सब देखा है। हुदाजुन हंस पड़ा, किसने कहा कि मैं इनकार करूंगा? हाँ, मैंने ही मारा है, तो क्या कर लोगे? तभी वंग जिचेंग भी हंसे हुए बोला, एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी वाइफ कमाल की थी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब हम उसके साथ थे तो वह कितनी कोऑपरेटिव थी। वांग गुई का दिमाग पूरी तरह टूट गया। मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, वह पागलों की तरह आगे झटा, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मेरे चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। किसी की वाइफ के साथ जबरदस्ती करना, फिर मर्डर करना और यहाँ तक कि छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ना। तुम लोग सच में नीचे गिर चुके हो। हुदाजुन ने मुझे घूरते हुए कहा, तो तुम इसे रिवेंज दिलाने आए हो? उसके चेहरे पर साफ चैलेंज था। उसी समय उसके साथ खड़े दोनों लोगों ने जानबूझकर अपनी वेस्ट पर लगी पिस्टल्स दिखा दी। 3 आदमी, 3 गन्स, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं हल्का सा मुस्कुराया, बस तुम तीनों ही हो? अगले ही पल हुदाजुन ने पिस्टल निकाली, मर जा। लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही मैं फायर कर चुका था। बैंग, बुलेट ने उसकी आर्म तोड़ दी। मेरी बांह। हुदाजुन दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वांग जिचेंग और जो यून ने तुरंत मुझ पर फायर करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बुलेट्स मेरे शरीर को छूते ही गायब हो गई। इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ने हर अटैक अब्सॉर्ब कर लिया। मुझे एक भी स्क्रैच नहीं आई। मैंने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। बैंग बैंग, 2 और शॉट्स गूंजे। दोनों की गन होल्डिंग आर्म्स टूट गई। क्यों? मैंने उसे हिट किया था, उसे कुछ हुआ क्यों नहीं? दर्द से दोनों चीखने लगे। इसके बाद मैंने वांग गुई के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक ग्रीन ब्लेड गार्ड थमा दी। अब तुम्हें खुद अपनी वाइफ और बेटे का रिवेंज लेने का मौका मिलता है। तुम्हारी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी, अब मेरी पेमेंट कहाँ है? वांग गुई ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जो ड्रेन पाइप है उसके पीछे। इतना कहकर उसने ब्लेड पकड़ी और धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगा जो जमीन पर पीछे हटे हुए दया की भीख मांग रहे थे। ब्रदर वांग, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, सब तुम्हें दे देंगे, प्लीज हमें मत मारो। मैंने एक नजर
नजर सीन पर डाली और फिर मुड़ गया। जो करना था मैं कर चुका था। अब लाइफ और डेथ का फैसला वांग गुई के हाथ में था। फिलहाल मेरी दिलचस्पी सिर्फ उस स्पेस रिंग में थी। जैसा उसने बताया था, बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के कॉरिडोर के आखिर में मौजूद ड्रेन पाइप के पीछे मिट्टी और इंडस्ट्रियल वेस्ट से ढका हुआ एक छोटा सा छिपा हुआ स्पॉट था। मैंने कार्ड को फाड़ा और रिंग अपनी उंगली में पहन ली। अगले ही पल मेरे दिमाग में एक चौकोर स्पेस दिखाई दिया। आकार में वह सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर का था, लेकिन वास्तव में उसमें बहुत सारा सामान रखा जा सकता था। जिस क्षण मुझे स्पेस रिंग के अस्तित्व का पता चला था, उसी समय मैंने तय कर लिया था कि इसका इस्तेमाल किस लिए करूंगा। डेड बॉडी स्टोर करने के लिए। इसके बाद मैं बिल्डिंग से बाहर निकला और एक नजर चारों तरफ डाली। इस समय वांग गुई का पूरा शरीर खून से सना हुआ था। वह ब्लड पूल के बीच बैठा कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था। ऐसे समय में किसी भी तरह की सांत्वना मीनिंगलेस लगी। मैंने कुछ नहीं कहा और बस उसके पास से गुजर गया। कुछ घंटों बाद फिर बारिश शुरू हो गई। नहीं, यह सामान्य बारिश नहीं थी, ब्लड रेन। लिन वार्नर की घबराई हुई आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं ड्राइवर सीट पर आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था। मैंने विंडो से बाहर देखा। आसमान से अलग अलग साइज के ब्लड स्फीयर्स लगातार गिर रहे थे। उनकी संख्या पहली ब्लड रेन से कम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा थी। चलो, अब तुम्हारी आर्चरी स्किल टेस्ट करने का समय आ गया है। इतना कहकर मैं लिन वार्नर को लेकर मोटर होम की रूफ पर चढ़ गया। क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? नहीं, मैं डरी नहीं हूँ। फिर कांप क्यों रही हो? लिन वार्नर मुस्कुराई। मैं डर नहीं रही, एक्साइटेड हूँ। पहले सिर्फ तुम्हें मॉन्स्टर्स मारते हुए देखी थी, अब आखिरकार मैं भी तुम्हारे साथ फाइट कर सकती हूँ। देखना, आज मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। बात करते करते उसने क्रॉस बो उठाई, बो स्ट्रिंग खींची और एरो छोड़ा। स्विश, एरो बिजली की तरह उड़कर गया और सीधे एक ब्लड ज़ॉम्बी के सिर को भेद गया। उसकी मूवमेंट स्मूथ और परफेक्ट थी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही जारी रखो। मैंने थम्स अप दिखाया। इसके बाद समय तेजी से बीत गया। शाम होते होते हम फिर उसी क्रॉस रोड पर मोटर होम के अंदर लौट आए। नीचे आ जाओ और थोड़ा रेस्ट कर लो। आसपास शायद अब कोई ब्लड ज़ॉम्बी नहीं बचा है। मैंने रूफ पर मौजूद लिन वार्नर को आवाज दी। सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही मुझे एहसास हो गया था कि उसमें कॉम्बैट टैलेंट और लर्निंग एबिलिटी बेहद स्ट्रांग थी। शुरुआत में वह हर ज़ॉम्बी को देकर घबरा जाती थी, लेकिन बाद में लगातार हेडशॉट्स लगाने लगी। उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड सचमुच चौंकाने वाली थी। मैंने कुल 61 ब्लड ज़ॉम्बीज मारे हैं। लिन वार्नर खुशी से उछलते हुए व्हीकल के अंदर आई और अचीवमेंट बताने लगी। मैं मुस्कुराया। कमाल है, अब जाकर कपड़े बदलो, नहा लो और फिर खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर वापस आई। उसने साफ व्हाइट शर्ट पहन रखी थी और हेयर ड्रायर से बाल सुखाते हुए पूछा, क्या हम आज रात यहाँ से निकलने वाले हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, अंधेरा होने के बाद हम रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी अभी ब्लड रेन हुई है, इसलिए सिटी के हर हिस्से में ब्लड ज़ॉम्बीज और ब्लड नेस्ट की भरमार होगी। रिसोर्सेज कलेक्ट करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तभी व्हीकल के बाहर से वांग गुई की आवाज सुनाई दी। चिन लैंग, क्या तुम अंदर हो? मैं थोड़ा हैरान हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अभी तक जिंदा होगा, और उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसकी गोद में एक हाफ कॉन्शियस छोटा लड़का था। मैंने डोर खोला और उसे अंदर आने दिया। ये बच्चा कौन है? वांग गुई ने दुखी स्वर में कहा। अपोकलिप्स शुरू होने से पहले इसकी माँ बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई थी और अब उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कुछ समय पहले इसके पिता को मॉन्स्टर्स ने मार डाला। फिर उसने लड़के की तरफ देखकर कहा, इसे ब्लड ज़ॉम्बी ने काट लिया है। क्या तुम इसे बचा सकते हो? मैंने भौहें सिकोड़ ली। कुछ घंटे पहले वाला टूटा हुआ वांग गुई अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। साफ दिखाई दे रहा था कि इस बच्चे की वजह से उसे जीने का नया रीजन मिल गया था। लेकिन सिल्वर सीरम कार्ड्स बेहद प्रेशियस थी। मेरे पास भी सिर्फ 10-15 ही बची थी। मेरे पास कार्ड्स हैं, मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ। वांग गुई ने जल्दबाजी में पॉकेट से ब्लू और ग्रीन कार्ड्स का ढेर निकाल लिया। मैंने सवाल बदल दिया, तुम लोगों ने ब्लड ज़ॉम्बीज को कैसे रोका? कॉलोनी में अभी कितने लोग बचे हैं? वांग गुई ने लंबी सांस छोड़ी। मैंने सबको बिल्डिंग के अंदर डिफेंसिव पोजीशन लेने का सजेशन दिया था, नहीं तो जल्दी या देर से सब मर जाते। अच्छी बात यह रही कि लोगों ने मेरी बात मान ली, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर थी। ब्लड ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए आधे से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अब शायद सिर्फ 30 या 40 लोग ही बचे हैं, और उनमें भी ज्यादातर यंग पीपल हैं जो फाइट करने की हिम्मत रखते हैं। मेरी बात सुनकर वांग गुई कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर जैसे उसे कुछ समझ में आया, उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। हाँ, जो लोग मेरे साथ लड़ रहे थे वे सभी यंग हैं, बहुत ब्रेव हैं। उनमें से कुछ ने टैलेंट्स भी अपग्रेड किए हैं। क्या तुम वह बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैं हल्का सा हंस पड़ा? इतना एक्साइटेड मत हो, मैंने तो बस कैजुअल क्वेश्चन पूछा था। वांग गुई के चेहरे पर तुरंत डिसअपॉइंटमेंट आ गया। रात में बाहर डेंजर है, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। इसके बाद मैंने मोटर होम स्टार्ट की और वांग गुई वो उस छोटे लड़के को रेजिडेंशियल एरिया तक छोड़ने गया। मैं वांग गुई के साथ अंदर जाकर देखता हूँ, तुम व्हीकल का ध्यान रखना। मैंने लिन वार्नर को निर्देश दिया और वांग गुई के साथ अंदर चला गया। सिक्योरिटी हॉल के अंदर मौजूद यंग सर्वाइवर्स ने मुझे देखते ही उत्साह दिखाया। बिग ब्रदर, क्या आप हमारी मदद करने आए हैं? बोलने वाला यंग मैन मुझे पहचान में आ गया। वही लड़का था जिसने दोपहर में सबसे पहले मुझसे कार्ड एक्सचेंज किया था। उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे कांपती हुई खड़ी थी। दोनों के कपड़ों पर मिट्टी और खून के दाग लगे हुए थे। उनसे काफी बदबू भी आ रही थी, लेकिन इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। जब वाटर कार्ड्स इतनी रेयर हों तब कोई भी उन्हें नहाने में वेस्ट नहीं करता। ज्यादातर लोग उन्हें सिर्फ पीने के लिए बचा कर रखते थे। मैं बस देखने आया हूँ। इतना कहकर मैंने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई और धीरे से सांस छोड़ी। वांग गुई झूठ नहीं बोल रहा था। यहाँ आधे से ज्यादा लोग सचमुच मर चुके थे। मैंने कैजुअल अंदाज में पूछा, मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाऊंगा, उसके बाद तुम लोग क्या करने वाले हो? वांग गुई तुरंत आगे बढ़ा। मिस्टर चिन, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप हमें अपने साथ नहीं ले जा सकते? अगर हम यहाँ रहे तो जल्दी या देर से मॉन्स्टर्स हमें मार डालेंगे। सिर्फ आपके साथ रहने पर ही हमारे पास सर्वाइवल की होप है। बिग ब्रदर, प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलिए। प्लीज हमारी मदद कीजिए। सब लोग खड़े हो जाओ, बैठकर बात मत करो। जब सभी लोग खड़े हो गए तो मैंने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। अगर तुम लोग सच में मेरे साथ चलकर सर्वाइवल का रास्ता ढूंढना चाहते हो तो यह इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले 3 रूल्स मानने होंगे। मुझे हमेशा कड़वी बातें पहले ही साफ साफ बोलना पसंद है। इसके बाद रात और भी गहरी हो गई। टूटी फूटी सड़कों से भरे शहर के बीच एक मोटर होम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके पीछे एक पूरी टीम चल
चल रही थी। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा लोग थे। सभी अंधेरे में चुपचाप व्हीकल का पीछा कर रहे थे। आज रात कैरावैन की लक अच्छी भी थी और खराब भी। अच्छी बात यह थी कि उन्हें रास्ते में सबसे बड़ा ब्लड ज़ॉम्बी ग्रुप सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज का मिला। खराब बात भी यही थी कि उन्हें सबसे बड़ा ब्लड ज़ॉम्बी ग्रुप सिर्फ 20 से कुछ ज्यादा ज़ॉम्बीज का ही मिला। मतलब रास्ते में बड़े थ्रेट्स नहीं मिले और हाई क्वालिटी रिवॉर्ड्स भी नहीं मिले। आखिरकार मोटर होम एक बड़े शॉपिंग मॉल के सामने जाकर रुक गई। वांग गुई, कुछ लोगों को लेकर अंदर जाओ और चेक करो, अगर कोई डेंजर दिखे तो तुरंत वापस निकल आना। वांग गुई ने जल्दी से 5 यंग सर्वाइवर्स को साथ लिया और सावधानी से मॉल के अंदर चला गया। यह मेरा पहला रूल था, मेरी हर कमांड बिना किसी क्वेश्चन के फॉलो करनी होगी। कुछ मिनट बाद वांग गुई दौड़ता हुआ वापस आया। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बॉस, मॉल का फर्स्ट फ्लोर पूरी तरह सेफ है। लगता है किसी ने पहले यहाँ शेल्टर बनाया था। आज रात हम यहीं रेस्ट कर सकते हैं। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, अब कार्ड्स कलेक्ट करो। ये मेरा दूसरा रूल है। सभी कार्ड्स टीम लीडर के पास जमा होंगी और फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन मैं करूंगा। जो भी कार्ड्स छिपाएगा उसे टीम से तुरंत निकाल दिया जाएगा। वांग गुई ने तुरंत एक बड़ा स्टैक मेरी तरफ बढ़ा दिया। सब कार्ड्स यहाँ हैं। हालांकि उनमें 99% व्हाइट कार्ड्स और ग्रीन कार्ड्स थीं। ब्लू कार्ड्स बहुत कम थीं। फिर भी उन्हें देखकर मेरी आंखें चमक उठी। उम्मीद नहीं थी कि रास्ते भर की लड़ाइयों से इतनी अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। मैंने कुछ कार्ड्स अलग की और वांग गुई को वापस दे दी। इन्हें सब लोगों में बांट दो और ये क्लोथ्स और वेपन्स भी। उन्हें समय निकाल कर नहाने और कपड़े बदलने दो। ये कार्ड्स मैं पहले से तैयार करके लाया था। इनमें फूड, वाटर, डेली सप्लाईज और जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी। यहाँ तक कि शैम्पू, बॉडी वॉश और दूसरी पर्सनल आइटम्स भी थी। जब वांग गुई उन्हें मॉल के अंदर ले गया और सर्वाइवर्स को कार्ड्स इस्तेमाल करने दी तो कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। खासकर टीम की कुछ वुमेन बेहद इमोशनल हो गईं। उन्हें शेल्टर के अंदर सैनिटरी पैड्स और क्लीन क्लोथ्स मिले। वे इतनी खुश थीं कि लगभग घुटनों पर बैठकर रो पड़ी। बाद में जब सबने पेट भरकर खाना खाया, हॉट वाटर से बाथ लिया, साफ कपड़े पहने और सॉफ्ट बेडिंग पर लेटे तो पूरे दिन की थकान एक पल में गायब हो गई। उस समय हर किसी के मन में सिर्फ एक ही विचार था, यह सब करना वर्थ इट था। आखिरकार उन्हें रात में डर डर कर सोने की जरूरत नहीं थी। वे फिलहाल सेफ थे। उसी समय मैं अपनी बेड पर लेटा आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था। मैंने उनसे पहले ही साफ कह दिया था कि सामान्य परिस्थितियों में मैं उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, लेकिन अगर कभी ऐसा थ्रेट सामने आया जिसे मैं खुद हैंडल नहीं कर सकता तो मैं बिना हिचकिचाहट उन्हें छोड़कर निकल जाऊंगा। अगर कोई इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सका तो वह अभी टीम छोड़ सकता है। अगली सुबह करीब 10 बजे 5 घंटे की नींद और आराम के बाद सभी लोगों की फिजिकल कंडीशन और मेंटल स्टेट काफी इंप्रूव हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी टीम एक रात में बदल गई हो। तभी वांग गुई दौड़ता हुआ मेरे पास आया। बॉस, सब लोग रेडी हैं, हम कब निकलेंगे? मैं मोटर होम से नीचे उतरा, लंबी स्ट्रेच ली और पॉकेट से 7 सिल्वर मैकेनिकल बो कार्ड्स निकाली। फिर मैंने उन्हें वांग गुई की तरफ बढ़ा दिया। ये 7 कार्ड्स टीम की विमेन को दे दो, उन्हें ट्रेनिंग शुरू करने को कहो। वांग गुई ने कार्ड्स को देकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। बॉस, इतनी सारी सिल्वर कार्ड्स, आपने तो सच में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इन्वेस्टमेंट के बिना रिटर्न कहां से मिलेगा? इसके बाद मैंने सिल्वर और ब्लू कार्ड्स का एक और स्टैक निकाला और वांग गुई को थमा दिया। इनमें राइट शील्ड्स, मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रिक बैटन्स, सोर्ड्स और कॉम्बैट वेपन्स थी। इन्हें टीम के उन पुरुषों को देना जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और फिटनेस अच्छी है। उन्हें साफ बता देना कि अगर जिंदा रहना है तो पूरी जान लगानी पड़ेगी। जो कोई भी मेरा इक्विपमेंट लेकर आलस करेगा या फाइट से बचने की कोशिश करेगा उसके साथ मैं बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगा। वांग गुई तुरंत सिर हिलाने लगा। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई भी काम चोरी करेगा तो सबसे पहले मैं ही उसे नहीं छोड़ूंगा। सारी व्यवस्था करने के बाद मैंने अचानक टॉपिक बदल दिया। शौबाओ की तबीयत कैसी है? वांग गुई के चेहरे पर तुरंत एक नरम मुस्कान आ गई। शुक्र है बॉस, आपकी स्पेशल मेडिसिन की वजह से शाओबाओ काफी बेहतर है। वह पूरी रात सोया और सुबह उठे ही भूख लगने की शिकायत करने लगा। बच्चे रिकवरी जल्दी करते हैं। मैंने पॉकेट से 10 ग्रीन कार्ड्स निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। ये ग्रीन कार्ड्स रख लो और ये मिल्क पाउडर और ब्रेड के पैकेट भी, ये मैं पर्सनल तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद भी इन्हें इस्तेमाल करने से बचा रहा था। वांग गुई की आंखें लाल हो गईं। वह भावुक होकर बोला, बॉस, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने हाथ हिलाया। ठीक है, अब जाकर अपना काम करो। उसे जाते हुए देखकर मैंने धीरे से सांस छोड़ी। इतनी बड़ी टीम को संभालना आसान नहीं था। चाहे रिसोर्सेज कितनी भी हों, लगातार इस तरह खर्च करने पर वे भी खत्म हो जाती हैं। अब मेरे पास सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा सिल्वर कार्ड्स बची थी। आगे मुझे काफी सावधानी से उन्हें इस्तेमाल करना होगा। पूरा दिन मेरे पास कोई खास काम नहीं था, इसलिए मैंने ब्लैंकेट ओढ़ी और आराम से सो गया। शाम होते ही जब अंधेरा उतरने लगा मैंने वांग गुई और बाकी लोगों को निकलने की तैयारी करने के लिए बुला लिया। पिछली रात के अनुभव के बाद कॉलोनी के ये सर्वाइवर्स अब डार्कनेस से पहले जितना नहीं डरते थे। रास्ते में अगर ब्लड ज़ॉम्बीज मिलते तो कई बार लिन वानर को अटैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीम के लोग खुद ही आपसी कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़कर ज़ॉम्बीज को घेर कर खत्म कर देते। कैरावैन लगातार 3 घंटे से ज्यादा नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ती रही। जब हम हाईवे एरिया के करीब पहुंचने वाले थे तभी लिन वानर ने अचानक स्काई की तरफ देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये मेरी इल्यूजन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आसमान में कुछ उड़ रहा है। उसने आंखें मलते हुए व्हीकल के अंदर सिर घुसाया और अनिश्चित स्वर में पूछा, क्या ब्लड ज़ॉम्बीज उड़ भी सकते हैं? मैंने तुरंत ब्रेक पर जोर से पैर मारा। मोटर होम अचानक रुक गई और लिन वानर लगभग गिर ही पड़ी। तुमने क्या देखा? उसने थोड़ा सोचकर कहा। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर वह बैट ही तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। उसने उस क्रीचर का आकार और शेप बताया। ये सुनते ही मेरी स्कैल्प सुन्न पड़ गई। डिफरेंट डीमन, ये अपोकलिप्स का कौन सा दिन है? अभी से डिफरेंट डीमंस दिखाई देने लगे? सच कहूँ तो डिफरेंट डीमंस खुद इतने डेंजरस नहीं थे। असली प्रॉब्लम कुछ और थी। जहाँ डिफरेंट डीमंस दिखाई देते थे वहाँ आसपास ब्लैक ब्लड स्टार जरूर मौजूद होती थी। डिफरेंट डीमंस दरअसल ब्लैक ब्लड स्टार के स्काउट्स और गार्ड्स होते थे। सिचुएशन खराब है, सब लोग तुरंत पीछे मुड़ो। मैंने बिना देर किए वॉकी टॉकी उठाया और वांग गुई को आदेश दिया। वांग गुई ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत टीम को सिग्नल दिया कि सभी
सभी व्हीकल्स के पीछे रहें और फॉर्मेशन बनाए रखें। तभी दूर से एक बेहद तेज और भयानक चीख सुनाई दी। वह ब्लैक ब्लड स्टार की वार्निंग क्राई थी। हमें स्पॉट कर लिया गया है। मैं तुरंत राइफल कार्ड इस्तेमाल करके व्हीकल की रूफ पर चढ़ गया। नाइट विजन टैलेंट की वजह से डार्कनेस का मुंह पर कोई असर नहीं था। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे आसमान में तेजी से उड़ती हुई 7-8 डिफरेंट डीमंस दिखाई दी। इन क्रीचर्स की सबसे बड़ी एडवांटेज उनकी फ्लाइंग स्पीड थी। बाकी अटैक पावर और डिफेंस आमतौर पर एवरेज ही होती थी। मरना चाहते हो? मैंने तुरंत मार्क्समैन स्किल एक्टिवेट की और राइफल से लगातार सिंगल शॉट्स फायर करने लगा। कुछ ही सेकंड में 7 डिफरेंट डीमंस के सिर उड़ गए। वे एक एक करके पास के वीट फील्ड में गिर पड़े। बॉस, क्या हुआ? वांग वी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, सब लोग तैयार हो जाओ, बैटल शुरू होने वाली है। फिर मैंने राइफल, कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स और कई मोलोटॉव कार्ड्स वांग वी की तरफ फेंक दी। अपने लोगों की सुरक्षा करना। वांग वी ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। समझ गया बॉस। इसके बाद उसने शाओबाओ के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। छोटा लड़का डरी हुई आवाज में बोला, अंकल मुझे डर लग रहा है। वांग वी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और नरम स्वर में कहा, डर मत, अंकल यहीं है। अंकल तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। तूफान आने से पहले हमेशा मौत जैसी खामोशी होती है। आ गए। मेरी प्यूपल्स सिकुड़ गईं। सड़क के आखिर में ब्लड ज़ॉम्बीज का एक विशाल हॉर्ड दिखाई दिया। वे इतने ज्यादा थे कि उनकी संख्या का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। हजारों ब्लड ज़ॉम्बीज एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके मुंह से अजीब और डरावनी चीखें निकल रही थीं। ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच कई नाइट डीमंस भी मौजूद थे। वे साफ तौर पर इस हॉर्ड के लीडर्स लग रहे थे। बाकी ज़ॉम्बीज पागलों की तरह दौड़ रहे थे, लेकिन नाइट डीमंस आराम से उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये लड़ाई आखिर कैसे जीतेंगे? वांग वी ने मिलिट्री बिनोकुलर्स से सामने का नजारा देखा और अनजाने में गाली निकल गई। लेकिन जब उसने व्हीकल की रूफ पर खड़े मुझे देखा, जहां मेरे चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, तो उसका दिल कुछ हद तक शांत हो गया। उसने होंठ चाटे और धीरे से बुदबुदाया, आ जाओ, जितने आना है आ जाओ, आज सबको खत्म कर देंगे। तभी अचानक एक भयानक चीख गूंजी। टीम में मौजूद लगभग 50 साल का एक आदमी नाइट डीमन के स्नीक अटैक का शिकार हो गया। उसका सिर एक झटके में चकनाचूर कर दिया गया। सभी लोग सामने वाले ज़ॉम्बी होर्ड पर ध्यान दे रहे थे और स्काई को पूरी तरह इग्नोर कर चुके थे। लेकिन ऊपर आसमान में दर्जन भर नाइट डीमंस मंडरा रहे थे, सही मौके का इंतजार करते हुए। फायर! वांगी जोर से चिल्लाया और राइफल उठाकर शूट करना शुरू कर दिया। टीम की विमेन, जिन्हें मैकेनिकल बोज मिली थी, उन्होंने भी स्काई में मौजूद उन काले साए जैसे नाइट डीमंस पर एम कर लिया। नाइट डीमंस की स्पीड बिजली जैसी थी। वांग वी ने पूरी मैगजीन खाली कर दी, लेकिन मुश्किल से एक नाइट डीमन गिरा पाया। सिचुएशन तेजी से कंट्रोल से बाहर जा रही थी। ये देखकर मैंने तुरंत लिन वार्नर को ऑर्डर दिया, वांग वी की साइड सपोर्ट करो, फ्रंट लाइन मैं संभालता हूँ। अगले ही पल मैंने ऊंचाई से राइफल फायर करना शुरू कर दिया। बुलेट्स बारिश की तरह ज़ॉम्बी हॉर्ड पर बरसने लगी। फ्रंट लाइन के ब्लड ज़ॉम्बीज एक के बाद एक गिरते गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ राइफल के दम पर उन्हें रोकना इम्पॉसिबल था। अच्छी बात यह थी कि मैं पहले से तैयार था। मैंने स्पेस रिंग में हाथ डाला और ग्रेनेड्स तथा एक्सप्लोसिव्स निकालकर सीधे ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच फेंक दिए। बूम बूम बूम! धमाकों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। आग और शॉकवेव्स ने ज़ॉम्बी हॉर्ड के बीच कई बड़े खाली क्षेत्र बना दिए। यह दृश्य देखकर वांग वी की आंखें चमक उठी। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, बॉस सच में मॉन्स्टर है। उसी समय लिन वार्नर, जो अब एक असली शार्प शूटर बन चुकी थी, अपनी पोजीशन पर पहुंच गई। राइफल फायर, मैकेनिकल बो सपोर्ट और मेरे लगातार फायर बॉम्ब अटैक्स के कॉम्बिनेशन ने ज़ॉम्बी हॉर्ड को 50 मीटर से आगे बढ़ने नहीं दिया। तभी अचानक 2 नाइट डीमंस फायर पावर की परवाह किए बिना सीधे चार्ज कर गए। वे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से व्हीकल रूफ पर झपटे। उनकी स्पीड किसी रेसिंग कार से कम नहीं थी। लिन वार्नर डर के मारे चीख उठी, लेकिन मैंने बिना घबराए ब्लैक ब्लेड निकाल ली। स्लैश! एक चमकती हुई ब्लेड लाइट हवा में लहराई। लगभग आधा टन वजनी नाइट डीमन बीच से 2 हिस्सों में कट गया। मैं रुका भी नहीं, एक कदम आगे बढ़ा और हॉरिजॉन्टल स्लैश मारी। दूसरा नाइट डीमन प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया था कि उसके सिर का आधा हिस्सा उड़कर कई मीटर दूर जा गिरा। सिर्फ एक पल में 2 इलीट मॉन्स्टर्स खत्म। मैंने बिना किसी इमोशन के ब्लेड वापस रखी और राइफल उठा ली। फिर से लगातार फायर शुरू हो गया। दोनों पक्ष पूरे 8 मिनट तक भिड़े रहे, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। जो ज़ॉम्बी हॉर्ड अभी तक पागलों की तरह चार्ज कर रही थी, वह अचानक पीछे हटने लगी। वे उसी तरह रिट्रीट कर रहे थे जैसे समुद्र की लहरें किनारे से लौटी हैं। यह देखकर मैंने हाथ उठाकर सभी को सीज फायर का सिग्नल दिया। फिर टीम पर नजर डाली। रिजल्ट उम्मीद से कहीं बेहतर था। शुरुआत में स्नीक अटैक का शिकार हुए उस एक आदमी को छोड़कर टीम का कोई और मेंबर नहीं मरा था। इसके बाद मैं व्हीकल रूफ से नीचे कूदा और बैटलफील्ड पर लूट कलेक्ट करने लगा। जल्द ही 2 गोल्डन कार्ड्स मेरे हाथ लगी। इस बैटल में तो जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है। उधर वांग वी बाकी लोगों को लेकर बैटलफील्ड क्लीन करने लगा। कुछ ही देर में 200-300 कार्ड्स कलेक्ट करके मेरे पास ला दी गई। सेफ्टी के लिए मैंने तुरंत पूरी टीम को टर्न अराउंड करने और ओरिजिनल रूट पर वापस लौटने का ऑर्डर दिया। आधे घंटे से ज्यादा ट्रैवल करने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि हम ब्लैक ब्लड स्टार के टेरिटोरी से बाहर निकल चुके हैं, तब मैंने सभी को रुककर कैंप लगाने की परमिशन दी। इतनी बड़ी और खतरनाक बैटल के बाद लोगों की आंखों में पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस था। वे सिर्फ जिंदा नहीं बचे थे, बल्कि सैकड़ों ब्लड ज़ॉम्बीज को मार भी चुके थे। उस रात टीम के हर सर्वाइवर के दिल में सिर्फ एक ही विश्वास था, बॉस के पीछे चलोगे तभी जिंदा रहोगे। यही अब उनका सबसे मजबूत फेथ बन चुका था। इस समय मोटर होम के अंदर तेज रोशनी जल रही थी। मैंने नरम बीफ का एक टुकड़ा काटकर मुंह में रखा और हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। ये बैटल भले ही जीत ली गई थी, लेकिन अगर सामने मौजूद ब्लैक ब्लड स्टार को खत्म नहीं किया गया तो आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। मेरे पास मोटर होम था, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वांग वी और उसके लोगों के लिए यह सफर सहना आसान नहीं था। तभी कार्ड्स की सॉर्टिंग पूरी कर चुकी लिन वार्नर जल्दी से रिपोर्ट देने लगी। इस बार कुल 317 कार्ड्स मिली हैं। मैं सोच से बाहर आया और सिर हिलाया।
आया। प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन अभी भी उतना नहीं जितना मुझे उम्मीद थी। इसके बाद मैंने स्पेस रिंग से नाइट डीमंस द्वारा ड्रॉ की गई 2 गोल्डन कार्ड्स निकाली। एक वेपन ब्लड पैटर्न गन थी और दूसरी टैलेंट कीन स्मेल। लिनवनर उत्सुकता से देखने लगी, लेकिन मैंने बस होंठ मोड़ दिए। ये टैलेंट सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक है। एपोकलिप्स में अगर तुम्हारी स्मेल बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो हर समय ब्लड ज़ॉम्बीज़ की सड़ी हुई बदबू ही महसूस होगी। ऐसी हालत में लाइफ क्वालिटी सीधे जमीन पर आ जाएगी। लिनवनर को तुरंत समझ आ गया, फिर हंसते हुए बोली, वैसे डाइट कंट्रोल और फिगर मेंटेन करने के लिए ये टैलेंट बुरी नहीं है। समय तेजी से बीता और अगली सुबह आ गई। एक डार्क ग्रीन मिलिट्री ट्रक कैंप के बाहर आकर रुका। एक मजबूत शरीर वाला क्रू कट हेयर कट वाला आदमी ली जेंकी 5 ताकतवर आदमियों के साथ ट्रक से कूदा और मुस्कुराते हुए जोर से बोला, घबराइए मत, हम यूनिटी कम्युनिटी की सर्च टीम से हैं। हम आपके लीडर से बात करना चाहते हैं। ये देखकर मेरे होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। मैं जानबूझकर एक भोले और अनुभवहीन युवक जैसा व्यवहार करते हुए आगे बढ़ा, जैसे मुझे किसी बात की समझ ही न हो। ली जेंकी ने यह सब नोटिस किया, लेकिन फिर भी उसने बेहद ईमानदार अंदाज में कहा, भाई, मेरे कैंप में मजबूत डिफेंस लाइन और भरपूर रिसोर्सेज हैं। अपने लोगों को लेकर हमारे साथ चलो। एपोकलिप्स में ग्रुप बनाकर रहोगे तभी जिंदा रह पाओगे, मानना पड़ेगा। उसकी बातों में काफी आकर्षण था। मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी कि वह कोई बुरा इंसान नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया कि एक बार जाकर देखना चाहिए। वैसे भी रास्ते में ही था, देखने में कोई नुकसान नहीं था। इसके बाद मैं अपने 30 से ज्यादा लोगों को लेकर कैंप में पहुंचा। साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरे चेहरे और अनुशासित चाल ढाल देखकर वे एपोकलिप्स की किसी रेगुलर आर्मी जैसे लग रहे थे। उनकी मौजूदगी ने आसपास मौजूद बिखरे बालों और मैले कपड़ों वाले रेफ्यूजीज को पूरी तरह फीका कर दिया।